हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो अपने कंटिन्यू जिस कड़ी के अंदर बात कर रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः बात करें। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो अपने बात कर रहे थे किसके पंजाब हाई कोर्ट की बात कर रहे थे। पंजाब हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, जो पंजाब है उसके हाई कोर्ट की जो चौकीदार की वैकेंसी आई हुई है उसी के ऊपर अपने बात कर रहे थे। उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः लेके चलते हैं, यानी कि वही प्रश्नों के वापस उठाते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो अपनी तैयारी को बनाए रखो। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो अपनी तैयारी को बनाए रखो। तो आज नए प्रश्नों के साथ में अपने उतर चुके हैं। आपके भी मेरे को सहयोग चाहिए, आप भी आंसर देते रहना और मैं भी चलता रहूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आपका यह रहेगा, हाँ जी, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मदुरई पे, तिरुचेंदूर में, भुवनेश्वर में, उज्जैन। चार ऑप्शन आपके सामने। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने। मदुरई, तिरुचेंदूर, भुवनेश्वर, उज्जैन। आपके आंसर देते रहा करो, साथ में कमेंट में आंसर दिया करो। तो कमेंट में आंसर दिया करो, सभी आंसर दिया करो। हाँ जी, कईयों के आंसर भी आ रहे हैं, गलत है कईयों के आंसर। तो जो लिंगराज मंदिर पड़ता है, लिंगराज मंदिर, जो लिंगराज मंदिर पड़ता है, कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर जो कि कहाँ पे पड़ता है? कहाँ पे पड़ता है लिंगराज मंदिर? तो भाई साहब भुवनेश्वर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? भुवनेश्वर में। कहाँ पे पड़ता है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर तो राजधानी। सिंपल सा स्ट्रेटेजी के में इतना सा प्रश्न पूछा जाता है, अपने को नहीं पता होता उसका महत्व क्या है, या फिर अपने को नहीं याद करना महत्व क्या पड़ता है, या फिर क्या उसके लिए प्रसिद्ध है। अपने को देखो पेपर में जो पूछा जाता है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो पेपर के हिसाब से अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ जी, आंसर दिया करो, आंसर दिया करो। बहुत अच्छी बात आपके आंसर देने की बात। ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आंसर देते रहा करो, साथ में आंसर देते रहा करो, आंसर देते रहा करो, आंसर को मत छोड़ा करो। और काफ़ी अभी तो डिस्काउंट है वर्तमान में, जो पंजाब हाई कोर्ट का जो भी स्लैब है बेंच है उसके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मिल रहा है अभी वर्तमान में। तो आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हम भी आपके साथ में हैं, क्योंकि कम समय में आप कितना पढ़ पाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। हमने सिर्फ 500 कर दिया पेपर के लास्ट में आते हुए। 500 रुपये में पूरा पंजाब हाई कोर्ट का कोर्सेज मिल रहा है, तो आप जल्दी से परचेज कर सकते हो। जो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेस्ट माफिया एप्लीकेशन का ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सिर्फ 500 रुपये में मिल रहा है वर्तमान में। किसी भी प्रकार की अगर आपको लगे थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको टेक्निकल टीम के नंबर होते हैं 7597500075 पे आप कॉल करके टेक्निकल टीम से बात करके उसके अंदर डिस्काउंट आपको हो जाएगा। स्थिति के अनुसार, आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसके अंदर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। जल्दी से जाना, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए ऑफर है। महाशिवरात्रि से कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए ऑफर है। तो इसको लेना मत भूले, क्योंकि आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करते हैं, हम उनको कम भी कर सकते हैं। आपको इस पे बात करनी होगी, टेक्निकल टीम से बात कर लेना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा काफ़ी कम समय के लिए। तो जल्दी से उसको परचेज करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो 4 ऑप्शन भैया आपके सामने। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पे? लिंगराज मंदिर पड़ता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर तो राजधानी किसकी पड़ती है? उड़ीसा की। भुवनेश्वर तो राजधानी किसकी पड़ती है? उड़ीसा की राजधानी पड़ती है। कौन सी? भुवनेश्वर। और इसी भुवनेश्वर के अंदर कौन सा है, कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर बना हुआ है। इसी भुवनेश्वर के अंदर कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर बना हुआ है। आगे चले, चले। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है? 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, 25 जुलाई को। 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर दिया करो साथ साथ में। आंसर तो फिर एक बात और बताता हूं आपको, अच्छी सी बात बताता हूं अभी। पंजाब हाई कोर्ट के जो भी स्टूडेंट है जल्दी से आंसर दो, देखो बहुत नज़दीक है अभी एग्जाम की तैयारी। और बता देता हूँ, वो एक बात और बता देता हूँ आपको, जो भी पंजाब पुलिस की भर्ती है तो उसका भी फॉर्म भरना। पंजाब पुलिस की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है,
यहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट में पंजाब पुलिस की प्लेलिस्ट भी आती है, मैं ही करवाता हूँ वहाँ पे, वो भी क्लासेस जरूर लेना, क्योंकि पंजाब पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, उसके अंदर भी इंप्रूव होना, उसके अंदर भी फॉर्म भरना, अपना जरूर फॉर्म भरना। और तैयारी जीके सेम यही वहीं पे आने वाला जीके है, तो वहाँ भी मत चूकना, उसको भी क्लास को लेते रहना, क्योंकि उसके अंदर तो टॉपिक वाइज के हिसाब से लेके आने वाले आंसर। हाँ, कईयों के आंसर है, कईयों के गलत है, कईयों के ठीक है, तो सुनना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, पहले तो बाघ सुनना। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? भारत में ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो 1 अप्रैल 1973 को। भारत में बाघ परियोजना को शुरू करने वाला कौन था? बाघ परियोजना को जो शुरू करने वाला व्यक्ति था, जो महानुभाव थे, उनका नाम था डॉक्टर कैलाश सांखला। डॉक्टर कैलाश सांखला, उनका नाम क्या था? डॉक्टर कैलाश सांखला। डॉक्टर कैलाश सांखला ने, इसलिए डॉक्टर कैलाश सांखला को टाइगर मैन भी कहा जाता है, टाइगर मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कैलाश सांखला को कौन सा मैन कहा जाता है? टाइगर मैन भी कहा जाता है। और सबसे पहली जो बाघ परियोजना भारत में शुरू की गई थी, वो कहाँ पे की जाती है? तो वो की जाती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो भी कहाँ पे पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। भारत की सबसे पहली जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी, कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर शुरू की जाती है, उत्तराखंड के अंदर। और जो सबसे नवीनतम बाघ परियोजना अभी जो आ चुकी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में 54 बाघ परियोजना है। वर्तमान में भारत में कितनी बाघ परियोजना? 54 बाघ परियोजना। अगर मैं 54वीं बात करता हूं, तो 54वीं बाघ परियोजना अभी वर्तमान में बनी है रानीपुर बाघ परियोजना, यूपी में पड़ती है। 53वीं बात करता हूं, 53 नंबर की जो बाघ परियोजना थी, वो थी गुरु घासीदास बाघ परियोजना। और यह पड़ती है छत्तीसगढ़ के अंदर। और जो 52वीं बाघ परियोजना थी, वो थी 52वीं बाघ परियोजना रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना। रामगढ़ विस्तारी। और जो यह पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। आपको ये बाघ परियोजना मैंने मेन थी वो सारी बता दी, तो यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे चले तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को। और टाइगर मैन भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर कैलाश सांखला को। डॉक्टर कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है। इन्होंने बुक भी लिखी थी द टाइगर के नाम से, और द रिटर्न टाइगर के नाम से इन्होंने बुक लिखी थी, द कैलाश सांखला। और बर्डमैन किसे कहा जाता है? बर्डमैन, बर्डमैन की बात सुन, बर्डमैन, बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को। इतनी सारी बातें आपको मैंने यहाँ पे बता दी। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे अपने। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका प्रकाशन का किया था? पत्रिका का प्रकाशन किया था।
यहाँ पे ये का यहाँ पे नहीं आएगा। किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का, यहां पे क्या आएगा, किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने। यानी कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो कौन सी पत्रिका लिखी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, नवजीवन, इंडिया गजट, कॉमनवेल्थ या फिर इंडियन ओपिनियन। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं कौन आंसर सही देगा। ज्यादा से ज्यादा गलत हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आंसर देना चाहिए, सभी को देना चाहिए आंसर। ज्यादा से ज्यादा गलत हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आंसर दिया करो, आंसर दिया करो, आंसर देने की प्रवृत्ति रखो। हाँ जी, आंसर दिया करो भैया, आंसर दिया करो। हाँ, कईयों के आंसर आ रहे हैं, मैं बताता हूं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान जो प्रवास के दौरान जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो पत्रिका थी जिसका प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन। कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। प्रवास के दौरान कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसने प्रकाशन किया था? तो किया था भाई साहब ने महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। आगे चले अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, ये वही बात है। अभी वर्तमान में मैं आपको बताया जा रहा हूँ, काफ़ी डिस्काउंट है। वर्तमान में हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया। इस टेस्ट माफिया पे वर्तमान में सिर्फ 540 का कोर्स मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 540 का कोर्स। सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ 540 का जो पंजाब हाई कोर्ट का जो भी कोर्स है, सिर्फ हाई कोर्ट जो चौकीदार का वैकेंसी है, सिर्फ 540 में कोर्स मिला है। 540 कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 540 का पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है। पास स्टैटिक। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो 5 बुक्स है। 5 बुक्स बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में तैयार की गई 5 बुक्स, और 5 बुक्स आपको सिर्फ और सिर्फ 799 में मिल रही है। 5 बुक्स सिर्फ आपको 799 में, और कोर्स आपको सिर्फ 540 में मिल रहा है। तो आप जल्दी से इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जो ये ऑफर है 540 का सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए ऑफर है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए ऑफर है, तो इसको परचेस। अगर ये बुक्स आपको मंगवानी हो तो हमारे टेक्निकल टीम के नंबर 7597500075 पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो। ठीक है, आगे चलें। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले शामिल हुए थे? तो महात्मा गांधी की बात की जा रही है। किसकी? महात्मा गांधी की। तो किस अधिवेशन में? जो कांग्रेस की स्थापना होती है ना, कांग्रेस की स्थापना वो 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 के अंदर। कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर होती है। इसका जो 1901 का जो अधिवेशन था, यानी कि प्रत्येक दिसंबर के महीनों में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। 1901 का जो अधिवेशन था, जिसे कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, इसी कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था। किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था महात्मा गांधी ने? इसी के अंदर सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसी में सबसे पहले किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। कौन से अधिवेशन? 1901 के कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन की 2 बातें और बता देता हूँ जुड़ी हुई, यहीं से जुड़ी हुई कलकत्ता अधिवेशन की 2 बात सुनना। कलकत्ता का जो 1896 का अधिवेशन था, इस 1896 के अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गीत, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। और जो कलकत्ता अधिवेशन का जो 1911 का अधिवेशन था,
और इस 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले क्या गाया गया था? इस अधिवेशन के अंदर सबसे पहले गाया गया था राष्ट्रीय गान। क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गान सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सिंपल सी बात, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चले चले सर चले, तो इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन 1901। आगे चले। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भी महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पे की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से आंसर देना। चार ऑप्शन आपके सामने। गांधीनगर में स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी ने, अहमदाबाद में, या फिर राजकोट में, या फिर वर्धा में। साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पे की गई थी? कहां पे की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने। गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, या फिर वर्धा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम बसाया था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, और जिसकी स्थापना की थी वो गुजरात का जो नगर पड़ता है, जिसे कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, अहमदाबाद, अहमदाबाद। यहाँ पे कौन सा नगर बसाया था? साबरमती आश्रम बसाया था। और ये कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे पड़ता है। और इसी अहमदाबाद को सूती वस्त्र के लिए कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया यानी कि सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है किसको? इसी अहमदाबाद को कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसे अहमदाबाद को भारत का बोस्टन सिटी भी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का कौन सा सिटी? बोस्टन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यूएसए का बोस्टन शहर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना कह सकते हैं, अपना जो बोस्टन किसे कहा जाता है? अपना तो बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन शहर भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है? तो अहमदाबाद। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर तक का नाम दिया था? तो चार ऑप्शन है। नैनी, यरवदा, आगा खान पैसले, आगा खान पैलेस है वो, पैलेस पैसले नहीं है, सेल्यूलर जेल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? तो चार ऑप्शन है। नैनी, यरवदा, सेल्यूलर और पोर्ट ब्लेयर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर देते रहा करो, आंसर दिया करो, आंसर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर दिया करो। महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल को, महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? मंदिर कहा था। कौन से जेल को? यरवदा जेल को मंदिर कहा, क्योंकि महात्मा गांधी को जेल में, कौन सी जेल में कैद रहे थे? यरवदा। महात्मा गांधी कौन सी जेल में कैद रहे थे? यरवदा जेल में कैद रहे थे। यरवदा जेल को महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था? मंदिर कहा गया था। किसके द्वारा कहा जाता है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। और सेल्यूलर जेल तो कहाँ पे पड़ती है? अंडमान निकोबार में पड़ती है। कहाँ पे है? अंडमान व निकोबार। और इसी सेल्यूलर जेल को यहाँ पे काला पानी की सजा के नाम से जाना जाती है। जो काले पानी की सजा, काला पानी की सजा जो दी जाती थी, काला पानी की सजा, वो कहाँ पे दी जाती थी? काला पानी की सजा इसी सेल्यूलर जेल के अंदर, जो कहाँ पे पड़ती है? अंडमान निकोबार के अंदर पड़ती है। हो गया। आगे चले। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा, बिल्कुल सही होगा। जिसका भी सही है बहुत बहुत बधाई हो आपको। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार ऑप्शन दिवस किस दिन मनाया? चार ऑप्शन आपके सामने। 7 जुलाई को, 8 अगस्त को,
20 अक्टूबर को या फिर 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर की बात करता हूँ, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को तो विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक और बात बताओ, मानवाधिकार का मतलब होता है मानव के अधिकारों की रक्षा करना। मानवाधिकार का मतलब है, जो मानवाधिकार आयोग होता है उसका मतलब होता है मानव के जो भी अधिकार उनकी रक्षा करना। इसलिए मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ भी कहा जाता है। बिना दांत का बाघ जो कि काटता नहीं है, मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं, इसे दंतहीन बाघ भी कहा जाता है। किसको? मानवाधिकार आयोग जो भी होता है उसे दंतहीन बाघ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बनाया जाता है वो 10 दिसंबर को, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगियापत्तन तो आपको मैं ही बता देता हूँ, इतना हार्ड पेपर है ये, प्रश्न बना, बांग्लादेश में स्थित है। इसको छोड़ो। हाँ, सभी की भैया राजधानी तो देखो याद करनी पड़ेगी आज तो, या राजधानी तो पढ़ लेना यहाँ से, क्या पता स्टैटिक में कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो राजधानी यहाँ से कवर कर लेना अपनी। श्रीलंका की राजधानी कोयम्बटूर, सॉरी श्री जयवर्धनम पुरम कोटे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भूटान की थिम्पू। और भारत की मैं बताऊंगा नहीं आपको, भारत की आपको पता होगी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सबसे पहले जो भूख हड़ताल की थी जिसको हथियार बना था? यानी कि भूख हड़ताल करके वहां पे उनको जो भी सफलता मिली थी वो कौन सा आंदोलन था? अहमदाबाद की हड़ताल में था। अहमदाबाद की जो हड़ताल थी वहां पे गांधी जी किस पे बैठे थे? भूख हड़ताल बैठे थे, और भूख हड़ताल पे बैठने के कारण उनको सफलता मिली। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल को किस में प्रयोग किया गया था? तो जो अहमदाबाद भूख हड़ताल उसमें, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? माउंट एवरेस्ट को जो फतेह करने वाला जो सबसे युवा भारतीय पड़ता है उस भारतीय का नाम अर्जुन वाजपेयी है। उस भारतीय का नाम क्या? अर्जुन वाजपेयी। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला सबसे युवा भारतीय पड़ता है उसका नाम क्या? अर्जुन वाजपेयी है। क्या नाम है भैया उसका? अर्जुन वाजपेयी है, जिसने सबसे युवा भारतीय कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला? तो अर्जुन वाजपेयी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट पर्सन, विश्व की सबसे पहली रोबोट कौन थी जिसने किसी देश की नागरिकता हासिल की? तो रोज, लिली एलन या फिर सोफिया। सोफिया विश्व की पहली रिपोर्ट है जिसको किसी देश की क्या मिली? नागरिकता मिली थी। सोफिया नागरिकता। विश्व की किसी देश की नागरिकता लेने वाले पहली रिपोर्ट कौन सी है? तो सोफिया, जिसने किसी देश की नागरिकता ली, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहां से अपना सही निकलेगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? जन भाषण, अपना जनता को भाषण कहाँ पे दिया था? वाराणसी के अंदर दिया था। महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना जन भाषण वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे पड़ता है। सबसे पहला जन भाषण दिया था। ठीक है, ये टेस्ट माफिया से अभी वर्तमान में काफ़ी परचेज है, तो इसके में काफ़ी डिस्काउंट है, तो यहाँ से आप परचेज कर लेना। बहुत अच्छा डिस्काउंट है वर्तमान में, तो आप परचेज कर लेना, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। क्योंकि 540 में कोई बड़ी ज़्यादा राशि नहीं होती, 540 तो आप वैसे ही उड़ा देते हो, तो यहाँ से परचेज हो जाएगा आपका। बाकी अपने मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।